हेलो दोस्तों, मैं सतेज सिंह। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे परमाणु एवं नाभिक, जो आपके सेकंड फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर 2022 के परीक्षा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आपका टोटल 8 नंबर का यहाँ से आने वाला है। ये जो चैप्टर है वो दो पार्ट में है, एक परमाणु और दूसरा क्या है, नाभिक, न्यूक्लियर, नाभिक। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, परमाणु। तो क्लास में कई बच्चों ने कहा कि सर इस पर वीडियो बनाइए, कि कहते हैं क्योंकि वो अच्छे से नहीं पढ़े थे। तो मैं इस पर करा दे रहा हूं ताकि यहाँ से आपको टोटल 8 नंबर कवर करेगा। सेकंड फिजिक्स में यहाँ से न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से आता है। आइए हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे परमाणु के बारे में, परमाणु क्या होता है। अगर दोस्तों देखा जाए, परमाणु का सर्वप्रथम विश्लेषण किसने किया था, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में सबसे पहले एनालिसिस किया था, बताया था। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों का संयोजन है। आप जानते हो दुनिया के सभी वस्तुएं क्या है, एक पदार्थ है, एक मैटर है। और जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी मैटर आपको देखने को मिल रहे हैं, वो सब के सब किससे बने हैं, छोटे छोटे स्मॉल कणों से मिलकर बने हैं। उनका यही मतलब था कि ये छोटे छोटे कणों का, पार्टिकल का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, संयोजन है, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे, परमाणु कहते हैं। परमाणु अविनाशी होता है और अविभाज्य होता है। जॉन डाल्टन ने यह बताया था जो परमाणु होता है वो क्या होता है, अविनाशी होता है और अविभाज्य होता है। अविभाज्य का मतलब कि किसी भी पदार्थ में सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो क्या होगा, परमाणु होगा, और परमाणु से छोटा कुछ भी नहीं हो सकता है। ये किसने बताया था, जॉन डाल्टन ने बताया था। इसके आगे फिर आगे चल के एक थॉमसन या टॉमसन वैज्ञानिक है, जिसे जे जे थॉमसन कहते हैं या टॉमसन कहते हैं। 1904 ईस्वी में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। मॉडल का मतलब क्या होता है कि रिसर्च करने के बाद जो वहां से कंक्लूजन निकलता है उसी राय को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपना जो निष्कर्ष आया, जो रिजल्ट आया, वो उन्होंने पेश किया और उसी को क्या नाम दे दिया गया, मॉडल नाम दे दिया गया। तो सन 1904 में जे जे थॉमसन ने या जे जे टॉमसन ने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे जे जे टॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं, जे जे टॉमसन का परमाणु मॉडल। अच्छा, यहाँ से ये वाला, यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा दोस्तों आपकी परीक्षा में। यहाँ से एक दो बार आपका पूछा गया है कि जे जे टॉमसन का परमाणु मॉडल लिखिए। ठीक है, ये आपका 2 नंबर में आ सकता है, हो सकता है आपका 1 नंबर में भी आ सकता है। तो यहाँ जे जे टॉमसन का परमाणु मॉडल। अच्छा, जे जे टॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, ये तरबूज का मॉडल। ठीक है, या तरबूज का नियम, ये जे जे टॉमसन के परमाणु मॉडल को कहते हैं। इन्होंने अपने मॉडल पे क्या विचार दिया, इन्होंने क्या राय प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा कि प्रत्येक परमाणु, देखिए इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित ठोस गोला होता है। इन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है, प्रत्येक परमाणु 10⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित ठोस गोला होता है। अर्थात ये एक गोले के रूप में ये ऐसे होता है। और इस उन्होंने कहा कि परमाणु का जो संपूर्ण धन आवेश, परमाणु में जो संपूर्ण टोटल जो धन आवेश है और उसका जो द्रव्यमान है, इस गोले में एक समान रूप से क्या होता है, फैला होता है। यहाँ पर जो धन आवेश है ये चारों तरफ ऐसे पूरे गोले में क्या होता है, एक समान रूप से क्या होता है, फैला होता है। ये किसने कहा, जे जे थॉमसन ने कहा। और इन्होंने कहा कि इस गोले में एक समान रूप से वितरित रहता है। इस गोले के अंदर जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धसे होते हैं जिस प्रकार के तरबूज में उसके बीज धसे होते हैं। दोस्तों, आप तरबूज खाए होंगे। तरबूज में अगर आप तरबूज को काटो तो जो आपको पूरा भाग दिखाई देगा वो धन आवेशित भाग हो जाएगा। उसका परमाणु पूरा धन आवेश या उसका द्रव्यमान ऐसे फैला होता है। और बीच बीच में आपको क्या होता है, ऐसे काले काले क्या होता है, बीज होते हैं। ये ऐसे आपके बीज, तो इसी बीज की तरह क्या होता है, यहाँ पे चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। ऐसा जे जे थॉमसन ने कहा। तरबूज में उसके बीज धसे होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कुल ऋण आवेश, परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कुल ऋण आवेश परमाणु के कुल धन आवेश के बराबर होता है। जो परमाणु होता है उसमें जो टोटल आपका निगेटिव जो चार्ज होता है वो टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है। और दोस्तों आप जानते हो कि अगर किसी भी पदार्थ में या किसी भी परमाणु में अगर टोटल जो निगेटिव चार्ज है और टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल हो जाए तो वो जो आपका एटम बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूट्रल कंडीशन में होगा, उदासीन कंडीशन में।
ठीक है, आइए देखते हैं कि इन्होंने आगे और क्या बात बताई। दोस्तों, थॉमसन ने जब अपना परमाणु मॉडल दिया तो आगे चल के कुछ जगह पे वो कुछ चीजों को प्रूव नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनमें कुछ उनके जो मॉडल था उसमें क्या आ गई, कमियां आ गई, और उसी को हम लोग दोष कहते हैं या मॉडल में कमी कहते हैं। तो थॉमसन मॉडल में क्या दोष था या क्या कमी था, इसी को अपना परमाणु मॉडल पेश किया। तो उस मॉडल में कुछ ऐसी बातें रह गई जो वो प्रूव नहीं कर पाए, और उसी कारण उसमें क्या आ गई, कमियां आ गई, जिन्हें हम दोष भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे थॉमसन मॉडल का जो परमाणु मॉडल है उसमें क्या कमियां रह गई और या उनके क्या दोष थे। तो यह मॉडल परमाणु के स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सके। जो परमाणु का स्पेक्ट्रम होता है आगे चल के हम लोग देखेंगे, ठीक है, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और इसके आधार पर इन्होंने अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन स्कैटरिंग की कहते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उसके बारे में उन्होंने ऐसा कोई व्याख्या नहीं कर पाए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, फेल हो गया। आप केवल थॉमसन का परमाणु मॉडल बस थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्या होता है जानकारी रखिएगा, वैसे ये आने का चांस नहीं है, ठीक है। इसी के साथ साथ आगे चल के यही जो अल्फा पार्टिकल की कहते हैं प्रकीर्णन प्रयोग है, और वो कौन किया, रदरफोर्ड ने किया। ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपका आएगा रदरफोर्ड मॉडल आएगा। तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, देखिए ये जो रदरफोर्ड है उन्होंने खुद ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, उनके दो शिष्य थे, एक गाइगर थे और एक मास्टर, जो उनके अंडर में पढ़ाई करते थे। उन्होंने इसका प्रयोग किया और उस प्रयोग में जो भी कुछ आया निष्कर्ष, हालांकि भाई वो तो गुरु थे और वो शिष्य थे, तो जो कुछ भी होता था कि कहते हैं भाई उन्हीं के अंडर में वो जानकारी ले लेकर करते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने ये उस निष्कर्ष तक पहुंचे और रदरफोर्ड को नाम दे दिया गया। सन 1911 में रदरफोर्ड तथा उनके सहयोगियों गाइगर तथा मास्टर ने कुछ प्रयोग किए। उन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम, कौन सा, पोलोनियम, ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, पोलोनियम से उत्सर्जित होने वाले उच्च गतिज ऊर्जा हाई काइनेटिक एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल या अल्फा कणों के बारीक पुंज को एक पतले स्वरपत्र, स्वरपत्र का मतलब यहाँ क्या है, स्वरपत्र का मतलब होता है यहाँ पर सोने की पन्नी, सोने की पन्नी, जैसे सोना होता है, सोने में क्या होता है, आघात वर्जिता का गुण पाया जाता है, मेलेबिलिटी का गुण पाया जाता है, उसको पीट पीट का हम एक पतले चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही नहीं, उसको इतना हम पतला कर सकते हैं जैसे आपका एल्यूमिनियम फॉयल आप देखते हैं रोटी वगैरह या फिर कोई प्रोडक्ट वगैरह लपेटने के लिए आता है, चाट वगैरह दुकान पे आपको देखने को मिलता है, वैसे बहुत पतला कहते हैं। उन्होंने क्या किया, सोने की पन्नी लिया, और आगे चलकर मैं बताऊंगा सोने की पन्नी क्यों लिया गया, कहते हैं क्योंकि पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो सोने की पन्नी क्या क्यों लिया गया, मैं आगे इसका क्वेश्चन मैं अलग से कराऊंगा। तो उच्च गतिज ऊर्जा वाले अल्फा कणों के बारीक पुंज को एक पतले स्वरपत्र जिसकी मोटाई 2.1 × 10⁻⁷ थी, आप समझ लीजिए बहुत कम उसकी मोटाई थी, 2.1 × 10⁻⁷ मोटाई पर गिराया। यह पूरा प्रबंध निर्वात में रखा गया, मतलब जो उन्होंने सिस्टम तैयार किया था वो कहाँ रखा गया था, वैक्यूम में रखा गया था, निर्वात में, मतलब जहां पर वायु ना उपस्थित हो वहां क्या, उसे हम क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे, वहां पर उस सिस्टम को रखा गया और फिर जाके एक्सपेरिमेंट किया गया। आइए हम लोग चित्र बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया और उसको चल के आगे क्या निष्कर्ष निकला। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं जो गाइगर और मास्टर ने एक्सपेरिमेंट किया था या रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें क्या व्यवस्था थी, क्या सिस्टम था। उन्होंने एक ये लेड का ब्लॉक लिया, इसके अंदर पोलोनियम था, अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलता था, और यहाँ पे लेड की ईंट लगा दिया ताकि ये फैल ना सके, ये सीधा जाए, और यहाँ पर स्वर की पतली जो पन्नी थी जिसकी मोटाई 2.10⁻⁷ मीटर था, उसको यहाँ पर लगा दिया, और यहाँ से यहाँ पर एक पर्दा था आपका जिंक सल्फाइड का पर्दा, और यहाँ से एक डिटेक्टर लगा दिया, तो यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल ज्यादा था उसे वो डिटेक्ट करता था, मतलब वो काउंट करता था कितना पार्टिकल किस एंगल पर आया है, ठीक है। ये एक प्रकार के समझो छोटा सा सूक्ष्मदर्शी होता है जो पता करता है। अब यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल जाता था तो यहाँ से देखा गया कि ये ढेर सारे अल्फा पार्टिकल सीधा निकल गए, ऐसे कुछ क्या हो गए, विक्षेपित हो गए, अपने कोर्स से घूम गए, ऐसे गए और ये घूम गए,
कुछ छोटे कोड से घूमे, कुछ बड़े कोड से घूमे, और उसमें से बहुत अधिक मात्रा में लगभग 8000 में से एक दो क्या कहते हैं अल्फा पार्टिकल जो थे वो ऐसे सीधे आकर और ऐसे वापस मुड़ गए। ध्यान से समझिएगा, मैक्सिमम जो थे वो क्या हो गए, ऐसे निकल गए, कुछ छोटे कोड से घूमे और कुछ बड़े कोड से घूमे, और उसमें से 8000 में से लगभग एक दो पार्टिकल ऐसे थे जो ऐसे सीधा आए और यहां से ऐसे वापस मुड़ गए परावर्तित होकर। देखिए इनका जो ऑब्जर्वेशन था उसमें देखते हैं प्रेक्षण में इन्होंने क्या किया, अल्फा कट की बीम विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित होता था। ये अल्फा कट ऐसे आपका जाता था विभिन्न दिशा में, जबकि अधिकांश अल्फा कट पंडी में से सीधे गुजर गए, मतलब यहाँ से सीधे ऐसे पास हो गए। उनमें से कुछ छोटे कोड से विक्षेपित हुए, कुछ छोटे कोड में विक्षेपित हुए, जबकि कुछ बड़े कोड से क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। कुछ बड़े कोड पर ऐसे एंगल पर मुड़ गए, ठीक है ना। कुछ छोटे कोड पर 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 40 डिग्री पर, अब कुछ 80 डिग्री पर, 70 डिग्री पर ये बड़े कोड पे घूम गए। और कुछ ऐसे थे जो ऐसे यहाँ से निकले और टकराकर वापस लौटे, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने ये क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन किया, और उसी ऑब्जर्वेशन के तहत इन्होंने एक रिजल्ट दिया जिसे हम लोग कहते हैं रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का निष्कर्ष, प्रयोग का निष्कर्ष, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इन्होंने क्या क्या रिजल्ट दिया, निकाला। इनका जो पहला निष्कर्ष था दोस्तों वो था परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। क्यों? क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल थे वो सीधा सीधा आर पार हो गए, ठीक है ना, सीधा चले गए। तो इसका मतलब क्या होता है, परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। ये इन्होंने पहला रिजल्ट दिया या पहला निष्कर्ष निकाला। परमाणु का संपूर्ण धन आवेश परमाणु के अंदर एक छोटे से स्थान पर केंद्रित रहता है। मान लो दोस्तों ये क्या है, परमाणु है, और परमाणु का जो संपूर्ण धन आवेश है वो इसके एक छोटे से केंद्रीय भाग में ऐसे प्रेजेंट होता है, बाकी पूरा पूरा क्या होता है, अधिकांश भाग अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। परमाणु का समस्त धन आवेश उसके केंद्रीय भाग के अति सूक्ष्म स्थान में संकेंद्रित रहता है। इसका मतलब क्या है, परमाणु को जो सभी धन आवेश है उसके एक सेंट्रल पॉइंट पर, अर्थात सेंट्रल पॉइंट बोले तो उसके केंद्र पर क्या होता है, उपस्थित होता है, छोटे से स्थान पर संकेंद्रित रहता है, जिसे क्या नाम दिया जाता है, नाभिक। तो इसे दोस्तों क्या कहेंगे, नाभिक कहेंगे। इसे क्या कहा जाएगा, नाभिक कहा जाएगा। इन्होंने ये तीसरा निष्कर्ष दिया। और चौथा निष्कर्ष क्या कहते हैं, इन्होंने दिया रदरफोर्ड के प्रकीर्णन सूत्र के अनुसार इन्होंने काउंट किया कि कितने कोण पर कितना आपका नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जाएगा। तो इन्होंने एक फार्मूला बताया एन थीटा। एन क्या है, प्रति यूनिट क्षेत्रफल अल्फा कणों की संख्या, मतलब कि किस कोण पर अल्फा कण कितना जाकर पहुंच रहा है वो कौन बताएगा, आपका एन बताएगा। तो एन इक्वल टू 1/sin⁴ θ/2। यही पर ऐसे प्रोपोर्शनल का भी चिन्ह होता है, तो दो के दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से एन थीटा बराबर इतना, या आप प्रोपोर्शनल लिख लीजिए। ये इन्होंने ये फार्मूला दिया। इसका मतलब कि अगर हम चेक करना चाहते हैं कि 30 अंश के कोण पर कितना पार्टिकल गया है, तो हम यहाँ क्या रखेंगे, थीटा कितना रखेंगे, 30 रखेंगे, और यहाँ से एन 30 अंश हम निकाल सकते हैं, मतलब 30 अंश के कोण पर एन की वैल्यू कितनी होगी ये हम निकाल सकते हैं। ये आपका फार्मूला आया। एन थीटा प्रति यूनिट क्षेत्रफल अल्फा कणों की संख्या है जो थीटा कोण पर पर्दे पर पहुंचते हैं, जो थीटा कोण पर पर्दे पर पहुंचते हैं, मतलब किसी कोण पर पर्दे पर कितने अल्फा कण गए हैं वो कौन बताएगा, एन थीटा बताएगा, ठीक है ना। इसका कुल मिला के यही मतलब है। और इनमें देखिए कैसा संबंध है, ये इनवर्सली व्युत्क्रम संबंध है। इसका मतलब कि अगर जैसे जैसे कोण बढ़ेगा एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है ना। और आपने देखा जैसे जैसे कोण बढ़ता गया वैसे वैसे वैल्यू कम होती गई, और जब वापस आया तो लगभग 180 के करीब में आपको कितना मिला, केवल 1-2 अल्फा कण मिले। तो यहाँ से क्या है, इनका जो ग्राफ बनेगा थीटा, और ये क्या है, ये आपका थीटा, और यहाँ से एन थीटा के बीच में जो ग्राफ बनेगा, तो यहाँ 0, 30, 60, 120, 180 ऐसे दिखाया गया है। इसके बीच में और भी ढेर सारे कोण होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे केवल इतना दिखा है। आप देख रहे हैं ये आपका ऐसे ग्राफ बना है, और ये ग्राफ हमेशा ये बताता है कि यहाँ जब वैल्यू छोटी थी तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल ज्यादा था, जैसे जैसे कोण आपका बढ़ता गया
ये आपका नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता गया, कम होता गया, और 180 के करीब लगभग कुछ ही 2-4 केवल अल्फा पार्टिकल आपको देखने को मिलते हैं। ये इन्होंने चौथा निष्कर्ष बताया। और जो पांचवा इन्होंने रिजल्ट बताया, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कुल मिलाकर परमाणु उदासीन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पर कुल ऋण आवेश नाभिक पर धन आवेश के बराबर होता है। इन्होंने बताया कि जो परमाणु है उसके चारों क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का जो टोटल आवेश है वो नाभिक के टोटल धन आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और नाभिक में धनात्मक आवेश, तो धन और ऋण बराबर मात्रा में होते हैं और दोनों मिलेंगे तो क्या बना लेंगे, उदासीन बना लेंगे, न्यूट्रल कंडीशन में हो जाएंगे। ये टोटल इन्होंने ये आपके 5 निष्कर्ष यहाँ पर बताए। जो रदरफोर्ड साहब थे, इन्होंने ये टोटल 5 निष्कर्ष इन्होंने बताया। ठीक है, अब इसी 5 निष्कर्ष के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे कहा गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपका एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको दिया, और ऐसी मैं कोशिश करूंगा छोटे छोटे वीडियो में आपके 5 से 6 वीडियो में ये पूरा का पूरा मैं चैप्टर कवर कर दूं। हाँ याद रखिएगा, इसमें वो चीजें हैं जो आगे परीक्षा के लायक नहीं है तो मैं उसे स्किप कर दूंगा, लेकिन हर वो चीजें मैं डील करूंगा जहां से आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं, जहां से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, जहां से आपका क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। सारी चीजों को मैं डील करूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, आप लाइक करो यार और अपने दोस्तों को शेयर करो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर कर लें, अपने दोस्तों को बताएं, और थोड़ा जो कोचिंग के बच्चे हैं वो जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, ताकि ये भी पता चले कौन कौन देख रहा है। थैंक यू बच्चों।